नमस्कार, सुनने काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष दीपक बैज अपने मौजूदा कार्यकाल के अंतिम वक्त में है। मतलब जून में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इससे पहले पीसीसी चीफ कौन बनेगा, इस बात की कवायद और आंतरिक रेस जो है वो शुरू हो चुकी है। कई दावेदार है, लेकिन अंततः फैसला दिल्ली को लेना है। मसलन कांग्रेस आलाकमान जो चाहेगी, जिसे चाहेगी उसे अध्यक्ष बनाएगी। आमतौर पर सभी राजनीतिक दल में इसी तरह से निर्णय होते हैं। लेकिन जब दावेदारों की बारी आती है तब आपस में अगर दो नेता के बयान एक दूसरे के खिलाफ या टकराव वाले हो तो फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा होना स्वाभाविक है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा टीएस सिंहदेव को स्पष्ट तौर पे कि उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए। प्रदेश में युवाओं को मौका मिल रहा है, मिलना चाहिए। ठीक इसके उलट टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो अभी भी अपने भीतर युवा वाली ऊर्जा महसूस करते हैं। दीपक बैज जी ने क्यों कहा, ये उनके जानकारी में नहीं है। फिर क्या था, शुरू हुआ राजनीतिक गलियारे में टकराव और कांग्रेस पे एक के बाद एक बीजेपी का हमला। चलिए इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कुर्सी संग्राम, कुर्सी की लड़ाई में खुली फूट, कुर्सी के लिए नेताओं में जुबानी जंग, बैज बनाओ सिंहदेव से गरमाई सियासत। जिस कांग्रेस को सड़क पर सरकार को घेरना चाहिए था, वो आज खुद अपने ही नेताओं के बयानों में गिरती नजर आ रही है। कांग्रेस की राजनीति इन दिनों जनता के मुद्दों पर नहीं, बल्कि पीसीसी की कुर्सी पर अटक गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस वक्त अंदरूनी कलह के सबसे मुश्किल दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही चर्चाओं ने पार्टी के भीतर नए सियासी समीकरण पैदा कर दिए। इस मुद्दे पर पार्टी के दो बड़े चेहरों के बीच बयानबाजी ने सियासी पारा और भी बढ़ा दिया है। एक तरफ मौजूदा पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, तो दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव हैं। दोनों के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब खुली राजनीतिक खींचतान में बदलती दिखाई दे रही है। प्रदेश की सियासी हलचल उस वक्त तेज हो गई जब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बिना नाम लिए टीएस सिंहदेव पर हमला बोल दिया और कहा जो नेता दिल्ली में ज्यादा समय बिताते हैं उन्हें संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच ज्यादा सक्रिय रहना चाहिए। देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी की ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। दीपक बैज का ये बयान टीएस सिंहदेव के उस बयान के बाद आया जब बीते दिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि बैज के बयान पर टीएस सिंहदेव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। टीएस बाबा ने भी बिना नाम लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर तंज कस दिया और साफ संकेत दिए कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसे निभाने को तैयार है। इसके साथ ही सिंहदेव ने खुद को युवा नेता भी करार दे दिया। मैं नहीं कह सकता क्या ध्यान में रख के उन्होंने बोला, तो हमारे अध्यक्ष हैं और मेरे उनसे बड़े प्रिय संबंध भी हैं जो बने रहेंगे। कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा, कोई बात उनके ध्यान में आई होगी। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमान जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। दरअसल कांग्रेस के भीतर इस वक्त कई पावर सेंटर सक्रिय बताए जा रहे हैं। एक खेमा संगठन में बदलाव चाहता है तो दूसरा मौजूदा नेतृत्व के पक्ष में मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। दीपक बैज को आदिवासी चेहरे और आक्रामक राजनीति के लिए जाना जाता है, वहीं टीएस सिंहदेव पार्टी के सबसे अनुभवी और स्वीकार्य नेताओं में गिने जाते हैं। अब सबकी नजर दिल्ली दरबार पर है क्योंकि फैसला वहीं से होना है कि कांग्रेस की कमान दीपक बैज के हाथों में रहेगी या फिर संगठन को मिलेगा नया चेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कांग्रेस के भीतर इन दिनों चल क्या रहा है, क्यों इस पे इतनी चर्चा हो रही है। चलिए डिबेट की शुरुआत करते। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से रविंद्र सिंह जी, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अजय गंगवानी साहब है, वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी स्वागत है। राजनीतिक गलियारों के हर खबर को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामावतार जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, जरा दर्शकों को समझाइएगा। सब कुछ सामान्य रहा तो छत्तीसगढ़ में साल 2028 के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में 2.5 साल जो बचे हुए चुनाव में संभावित जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसे आगे बढ़ने का समय है। लेकिन पीसीसी चीफ कौन बनेगा, इस रेस में नेता एक दूसरे पे ही कटाक्ष करने लगे। इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, वो बयान से कई तरह के संकेत जा रहे हैं। पहले कि जिनको अनुशासन की जिम्मेदारी दी गई है, जिनको पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने की जिम्मेदारी दी गई है, वही बोल रहे हैं सब चीज। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि पार्टी में ये चीजें बैठकर जो तय होने वाली है, बंद कमरे में तय होने वाली है, रायशुमारी से तय होने वाली है, वो बात सार्वजनिक तरीके से अगर प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे तो कल फिर दूसरे तीसरे चौथे लोग एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहेंगे। तो भाजपा के खिलाफ कब लड़ेंगे? अभी कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए कार्य योजना, रणनीति, समर्पण, मेहनत, सब चीज की जरूरत, आदमी, सब चीज की जरूरत है। तो वो कौन जुटाएगा, कैसे जुटेगा और कैसे सत्ता आएगी और कैसे सत्तारूढ़ दल को बेनकाब करेंगे। अभी तो सत्तारूढ़ की दल की कारगुजारियों को सामने लाने का, आम जनता को राहत देने का, आम जनता से जुड़ने का समय है। तब इस तरह के बयानबाजियों से कहीं न कहीं ये दूरियां बनाने वाले जो बयान आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं और क्यों आ रहा है। अजय जी मौजूद है, विद्वान नेता है। अजय जी जरा समझाइएगा दर्शकों को कि जो चिंता रामावतार जी जता रहे हैं या राजनीति के जानकार जो चिंता जता रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष का होना प्रदेश में जरूरी है। 35 सीटों के साथ विधानसभा में आप बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब बारी सड़क की आती है, जब बारी नेतृत्व की आती है, तो फिर ऐसा घमासान क्यों शुरू हो जाता है, जबकि सब कुछ तय करना तो पार्टी आला कमान का काम होता है किसी भी दल में। महत्वपूर्ण है। पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे धान खरीदी की बात हो, बढ़ती बिजली दर की बात हो, जमीन की गाइडलाइन दर की बात हो, बढ़ते अपराध हो, जो आम जनता को सीधे प्रभावित करते हैं, उसकी लड़ाई हम लगातार सदन से सड़क पे लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि दीपक वैद्य ने एक पत्रकार के प्रश्न के जवाब में एक बिना तलखी के एक सामान्य जवाब, जिसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, कोई अंतकलह की बात नहीं है, एक सीधा प्रश्न पूछा गया कि टीएस सिंहदेव जी के बारे में। एक महत्वपूर्ण बात है, टीएस सिंहदेव जी भारतीय कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जो उप मुख्यमंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री जैसे पद पे दायित्व पे रहे, सीईसी के मेंबर हैं, तमिलनाडु पांडुचेरी के ऑब्जर्वर बनाए गए। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी सत्यमय घोषणा पत्र के प्रमुख रहे, न केवल छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में भी केंद्रीय नेतृत्व ने उनको घोषणा पत्र की जवाबदारी सौंपी। एक ऐसा नेता जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार है, कुशल नेतृत्व वाले हैं, अनुभव व्यक्ति हैं और लगातार केंद्रीय नेतृत्व उनको महती जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि कौन व्यक्ति किस भूमिका में रहेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। एक महत्वपूर्ण, एक अच्छा खिलाड़ी वो रणजी ट्रॉफी में खेलेगा कि आज देश का नेतृत्व करके राष्ट्रीय स्तर पे या वर्ल्ड कप की टीम में जाएगा, ये पूरे निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व की बात है। दीपक वैद्य ने एक सामान्य चर्चा में कहा, वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली में उनको महत्व मिल रहा है तो दिल्ली में वो बेहतर प्रयास कर सकते हैं। उनका जो आशय कतई नहीं था कि यहां से उनको वो करे। महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बयान को तोड़ मोड़कर राजनीति करने का दुष्प्रयास करे। आखिरी महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने का बात कर रहे हैं। आप ही के बिजनौर वाले का एक बयान मैं सुना दूं, अभनपुर में 2 से 3 दिन पहले तहसीलदार को कहते हैं, आप जनता से कमीशन खोरी करके आप कह रहे हैं सांसद को हिस्सा पहुंचाता हूं, आप बता दीजिए मुझे कितना पैसा पहुंचाया। ये इस पर दिखता है बिजनौर वाली कोर्ट में। आज सदन की बात करूं, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, मैं लौट रहा हूं, मैं छोटे छोटे जवाब आए। रविंद्र जी का रुख करता है। रविंद्र जी,
कांग्रेस के भीतर जो स्थिति है, आप लोग बड़े आनंद में हैं, मजे ले रहे हैं। अजय जी कह रहे हैं कि दीपक बैज के बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ के बताया, उसके मायने मकसद आप लोगों ने बदल दिया और उस पर सियासत कर रहे हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिए। हमने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया, भाजपा ने भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया, तो मीडिया तो देख रही है। इतना स्पष्ट बयान, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता तोड़ मरोड़ के बयान है बोलते हैं, तो उनकी हताशा निराशा का परिचायक है। दूसरी बात बोलते हैं कि दीपक बैज ने बिना तलखी के कहा, तो गाली गलौज करके करते क्या, जा तू दिल्ली करके, इतना मतलब। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, दीपक बैज जी को अधिकार किसने दिया कि टीएस सिंहदेव को बोले कि आप दिल्ली चले जाओ? सर्वशक्तिमान हो गए वो, सर्वाधिकार सुरक्षित रखे हैं वो, कि वो तय कर ले ये दिल्ली जाएगा, ये कलकत्ता जाएगा, ये बंगाल जाएगा, तो इनका आईसीसी क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक और, दैनिक भास्कर में जिस संदर्भ में ये बात हुई थी, मैं इंटरव्यू देख रहा था टीएस सिंहदेव का, जब उनसे पूछा गया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति क्या है और भाजपा की स्थिति क्या है, तो उन्होंने भाजपा की शक्ति का वो किया, गुणगान किया, और लेकिन उन्होंने कांग्रेस की स्थिति का एकदम स्पष्ट रूप से कहा अच्छी स्थिति नहीं है, मुझे संगठन की तरफ ध्यान देना होगा, और यदि मुझे अवसर मिला तो मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। उसी के लिए दीपक बैज जी को मिर्ची लग गई। ये आपस का अंतर कला, हम तो बेगाने साथी में अब्दुल्ला दीवाना होना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह कांग्रेस का ना, पूरी तरह कांग्रेस की निराशा और हताशा का परिचय। और मैं अभी नहीं, जब हम विपक्ष में थे तब भी बोलता था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी हुई है। चरणदास महंत जी ने क्या कहा, अगला चुनाव हम भूपेश बघेल के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, किसी और के में लड़ेंगे। एकदम क्लियर कट कहा था ना चरणदास महंत ने। तो समझ जाइए चरणदास महंत जी को भूपेश बघेल का होता नहीं, भूपेश बघेल को दीपक जी बैज जी पसंद नहीं है, दीपक बैज जी को भूपेश बघेल पसंद नहीं है, भूपेश बघेल जी को टीएस सिंहदेव पसंद नहीं है, या तमाम प्रकार के इतने अंतर विरोध है। मैं कह रहा हूं पहले अपने आप को संभाल ले। और एक चीज, दीपक बैज जी बोल रहे हैं कि सिंहदेव बड़े नेता है। अरे बड़े नेता है तो अपने घर में हार रहे हो, अपने घर को सुरक्षित रख लो, उनका अनुभव है, उनका क्षमता है, उसका लाभ ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? कम से कम कुछ तो रास्ता खुलेगा सत्ता का। लौट रहा आपके पास, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना होने का की दुहाई देने के बाद भी आपने सारी बातें कह दी जो आपको कहना चाहिए। ये एक स्मार्ट पॉलिटिशियन का काम होता है। रविंद्र जी मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं अजय जी से थोड़ा संक्षेप में जवाब लेता हूँ, फिर रामवतार जी के पास समीक्षा के लिए चलेंगे। अजय जी जब जवाब दे दीजिए। और कह रहे कि साहब 36 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, और टीएस सिंहदेव कह रहे कि हर नेता को अपने अपने क्षेत्र पे फोकस करना चाहिए, घर मजबूत होगा तब आप प्रदेश को मजबूत कर सकते हैं राजनीतिक तौर पे, एक पार्टी के तौर पे। उनका बयान आपने भी सुना है, मैंने भी सुना, और कहीं आपको तलखी लगी क्या? बहुत मजाकिया मूड पे, बहुत हल्के ढंग से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो एक सलाह देने का बात करें। कोई आपको कहीं तलखी, प्रतिनिधिता या काटने वाली बात दिख रही है क्या? एक तरफ मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भैया आप खाली हैं, आपके नेता खाली हैं, क्योंकि यहाँ तो पूरा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, आपके प्रवक्ता खाली हैं, आपके मंत्री खाली हैं। तो ये दिखता है कि आपको तो बेगानी, मैं तो स्पष्ट रूप से एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ, ये तो अपने घर शीशे के, दूसरे घर में पत्थर फेंकने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? बिजमोहन अग्रवाल जी आपको कोर्ट में घेर रहे हैं, सदन में आपको अजय चंद्राकर, अमरवाल, राजेश मूणत घेर रहे हैं, आपके सड़क में ननकीराम कंवर और रवि भगत आपके खिलाफ जो मोर्चा खोल के बैठे हैं, रमन सिंह कोप भवन में बैठे हैं, राज्यपाल को पार्टी की बैठक लेनी पड़ती है, रमन सिंह जी को सचिव को पत्र लिखना पड़ता है। ये तो इसको दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में कहावत में कहना चाह रहा हूँ, हमें तो अपने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। सारे वरिष्ठ नेता को तो हमने ठिकाने लगा दिया है, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, रेणुका सिंह, लता सेंडी, सारे नेताओं को ठिकाने लगाने के बाद ये कांग्रेस पार्टी में अपना इंटर दिखाने का प्रयास करें। पहले अपनी पार्टी तो संभाल लीजिए रविंद्र जी। मैं जब एक बार रामवतार जी का रुका, रामवतार जी जब समीक्षा कीजिएगा कि एक राजनीतिक दल का मजबूत होना कितना आवश्यक है तब जब आप लगातार चुनावों में आपको हार मिल रही है, चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा को के हो, नगर निगम के हो, पंचायतें को हो, या बाई इलेक्शन ही क्यों ना हो, लगातार जब अगर कांग्रेस पार्टी को हार मिल रही है तो ऐसे में संगठन को मजबूत करने के बजाय, ठीक है अजय जी कह रहे कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में, कोई तलखियां नहीं थी, कोई भी उनके मन में कड़वाहट नहीं था, लेकिन फिर भी टीएस सिंहदेव जैसे कद के नेता को यह कहना कि उनको दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, प्रदेश में युवाओं को मौका मिल रहा है, ये कितना सहमत है आप इससे? देखिए, अभी हाल में भाजपा ने कोर ग्रुप से, कार्य समिति से बड़े बड़े दिग्गजों को, रमन सिंह और ब्रिजमोहन समेत बड़े बड़े लोगों को बाहर कर दिया। एक आदमी ने
उफ नहीं किया। देखो पूरी भाजपा में एकदम सन्नाहट है, एक लाइन कोई और सक्रिय है, चलो आज दिन खराब है कल अच्छा आ जाएगा, मगर बाहर कोई एक लाइन किसी मुद्दे पर, कोई तो आप दी रिकॉर्ड बोलने भी तैयार नहीं है, इतने अनुशासन और डर में है। दूसरी तरफ कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने, पार्टी को मजबूत करने, लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत नहीं रहेगा तो जनता के हित में फैसले नहीं होंगे। पार्टी में अगर लगातार बहुमत कोई भी पार्टी को मिलते रहे, फिर वो दादागिरी चालू हो जाती है, फिर वो जनता से जुड़ी समस्याओं से कम ध्यान देते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के हिसाब से ज्यादा ध्यान देते हैं। तो लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। पार्टी को मजबूत करने के हिसाब से निष्ठावान युवाओं की टीम बहुत जरूरी है। देखो भाजपा पूरी नई टीम तैयार कर रही है, कांग्रेस भी तैयार करे। यहाँ पर बात आ रहा है कि बयान किस तरह का दें, चाहे वो हल्के फुल्के दें, चाहे वो गंभीरता से दें। दोनों बयानों से कई तरह राजनीति में संदेश ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे चलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह का आपका दृष्टिकोण है, क्या आपका सोच है, क्या आपके बयान है, वो पूरा दिखा देता है। तो आप अपना, एक तो हालत उतनी अच्छी नहीं है, फिर क्यों सब चीज दिखाने में तुले कि हम आपस में झगड़ा है, हम मतभेद है, इसको नहीं आना चाहिए, उसको आना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत गंभीरता से नहीं बोला, हल्के में लिया, परंतु उसका भी संदेश क्या जा रहा है ये तो समझने की जरूरत है और इसमें काम सही कह रावत जी। उसमें तो और भी अगर नाम जोड़ा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री एआईसीसी के महासचिव हैं, पंजाब जैसे राज्य के प्रभारी हैं, मतलब उनका भी प्रदेश में राजनीति में। अब दीपक बैज जी जो कह रहे हैं एक नाम लेके टीएस सिंहदेव का, अगर उसके मायने निकाले जाए तो उन नाम पे भी चर्चा होगी। और बहुत सारे लोग हैं, और भाई रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और बहुत सारे जो नेता हैं जो पिछले चुनाव बड़े बड़े हार गए, वो सारे लोग भी क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या ये नया पूरी तरह उन्होंने युवा को, अब युवा में कौन कौन आएंगे, क्या पुरानी टीम पूरी तरह से क्या दरकिनार हो जाएगी, क्या जिस तरह से भाजपा में चल रहा है क्या कांग्रेस में ऐसा चलेगा, क्या दीपक बैज वैसे ही चाहते हैं क्या। तो ये भाजपा में बड़ा आसानी से हो गया, ये कर लिए। कांग्रेस में छत्रप ज्यादा है, जिनकी अपने क्षेत्र में पकड़ है, आधार है, संगठन उनके इशारों में चलता है, बड़े नेताओं के इशारों में। तो ये सब चीज अब भाजपा का देखा देखी नहीं कर सकते। कांग्रेस की कार्यप्रणाली अलग तरीका है, भाजपा का अलग तरीका है। रविंद्र जी, भाजपा कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है। संगठन से लेके उनके सत्ता तक में मौजूदगी में अंतर दिखाई पड़ता है। कौन बेहतर है कौन नहीं वो जनता तय करती है, आप और हम तय नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये साहब कि अजय जी भी गंभीर सवाल उठा रहे कि आपके भी घर शीशे के हैं, आप कांग्रेस पे पत्थर मार रहे हैं। अजय जी क्या ये भ्रम है? हमारा कोई घर शीशे का नहीं, हम एक कंक्रीट दीवार के बने हुए घर में रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं। इसलिए जब 5 बार चुनाव होता है ना तो 4 बार जीत के आते और एक बार काट की हांडी की तरह ये चढ़े, जल गए, भून गए, हवा में विलीन हो गए, दोबारा वापस नहीं आए। हमारी संगठन संरचना ना कांग्रेस कभी समझ भी नहीं सकती, क्योंकि उनमें समझने की बुद्धि ही नहीं है। तो हमारे संगठन के बारे में ना बात करें। दूसरी बात, क्या हमारे यहाँ जिस तरह से परिवर्तन होता है, मंत्री बनाते हैं, कभी सरपुटोल होता है, पहली बार के विधायक को भी हम मुख्यमंत्री बना देते हैं, हम सब कर लेते हैं, इनके हाथ मारा मारी हो जाए। और कांग्रेस की बड़ी विशेषता, एक बड़ा नेता जब तक दूसरे नेता को नीचा नहीं दिखाएगा ना, कांग्रेस में कोई बड़ा बनता ही नहीं है। तो यहाँ बड़ा बनने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना बहुत आवश्यक है। जैसे दीपक बैज जी सिंहदेव को दिखा रहे हैं, या चरणदास महंत, भूपेश बघेल जी की इनकी संस्कृति है। ये क्या हुआ, उस समय की सरकार में रहे जब विपक्ष मजबूत नहीं हुआ करता था, तो वो डीएनए इनके दिमाग में आज भी घुसा है, हम कुछ भी कर ले सत्ता में आ जाएंगे। समय बदल चुका है और परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। क्या कहते हैं अजय जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो काम करेगा करेगा। और इसको बहुत आप मजाक में ले रहे हैं कि कहां तलखी में बोले, क्या उसे कॉलर पकड़ के बोलते कि ये करते, कि एक थप्पड़ लगा के बोलते, तब हम मानते इस बात को। जो 2 बड़े नेता जब बयान देते हैं ना तो उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई मजाक का विषय नहीं था कि दिल्ली चले जाओ। और एक चीज, आज दीपक बैज जी ने स्वीकार कर लिया, छत्तीसगढ़ में
योग्य नेताओं का जगह नहीं है, उनको दिल्ली भेज देना चाहिए। उन्होंने खुद बोला कि टीएस सिंहदेव बहुत योग्य है, उनको दिल्ली चले जाना चाहिए। मतलब कांग्रेस में जो अयोग्य होगा वो छत्तीसगढ़ में रहेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर रह ही नहीं सकता। योग्य लोग स्वीकार भी करनी है। आप एक चलिए ठीक है, मायने काफी निकल जाते किसी भी सियासी बयान के। रविंद्र जी मैं लौटता हूँ, अजय जी से जवाब लेता हूँ। अजय जी, कांग्रेस संगठन में क्या सब कुछ बेहतर चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठता है, बहुत लाजमी, बहुत साधारण सा सवाल है कि साहब बार बार तलखियां दिखाई पड़ती है। अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि साहब क्या आप कॉलर पकड़ के बोलेंगे तब तलखियां मानी जाएगी? वो चर्चा भी रही कि जब किस तरह से दीपक बैज पीसीसी के चीफ है, रविंद्र चौबे पुराने मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है, उनके बीच के संवाद भी जो है पब्लिक डोमेन में आए, वहां भी राजनीति खूब हुई। तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सने सने आगे बढ़ रही है 28 की तैयारियों के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी जोरदार विपक्ष के रूप में लगातार लड़ाई लड़ रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपने मेरे मित्र से प्रश्न पूछा कि आपके खुद के घर शीशे के पत्थर फेंक रहे हैं, आपके घर कंक्रीट के हैं, लेकिन बताइए वो कंक्रीट का पैसा आ कहां से रहा है? क्या जो 300 रुपए की जगह 32,000 रुपए में पैसा कमा के कमीशन खोरी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे कंक्रीट की दीवार बना रहे हैं? कि 1 लाख की टीवी आप 10 लाख रुपए में जो खरीद के कमीशन खोरी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उससे बना रहे हैं? कि 60,000 का रोटी में 8 लाख में खरीद रहे हैं? 1539 का टैक्स 1499 में भैया जमहूरी घोटाला, बिजमोहन अग्रवाल वर्सेस गजेंद्र यादव की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में है। बेचारे बिजमोहन अग्रवाल जी आज तक जो उनके समर्थकों ने मोदी जी के साथ मारपीट करने का प्रयास किया, मोदी जी को जान बचाते हैं, कम से कम बोल रहे हो तो सोचो। भ्रष्ट कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भ्रष्ट कांग्रेस सरकार थी। कार्यकर्ताओं की हिंसा का आज तक हरजाना भुगत रहे हैं। क्यों 12 बार पत्र लिखना पड़ता है? बता दीजिए के बारे में चर्चा करो। हमारे कंक्रीट का क्या बनता है, कहाँ से आता है, उस पर चर्चा। पारदर्शी लोग हैं, हमारा पैसा जो आता है वेबसाइट में दिखता है। आप अपना बताइए सर, आप आपके अधिकारी, आपके नेता जेल में सड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस को? मैंने डिस्टर्ब नहीं किया इनको। ठीक है अजय जी आप कंप्लीट करें। उदाहरण देना चाह रहा हूँ, बहुत संक्षेप में दे रहा हूँ। रविंद्र जी आपके पास सीधे आता हूं। 3% कमीशन मांगते हैं, जिसके खिलाफ धमतरी के 400 कार्यकर्ता, आप ही के भाजपा के 400 कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा चिपका देते हैं धमतरी के कार्यालय में। आप ही के कार्यकर्ता जगदलपुर में कार्यालय में ताला लगा देते हैं। आपका मुखिया जो किरण सिंहदेव जी हैं, जो भाजपा के मुखिया हैं, उनके सगे भतीजे मनोज जगदलपुर में पार्टी छोड़ देते हैं और आप चैनल पर बड़े बड़े दावे करते हैं। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी अजय जी मैं लौट थोड़ा विषयांतर हम हो गया। भ्रष्टाचार पे आज विषय नहीं है, नहीं तो रविंद्र जी के पास भी लंबी जो अभी फहरिस्त होगी। ठीक है रविंद्र जी, भ्रष्टाचार का आज विषय नहीं, आज पार्टी संगठन की बात हो रही है, कांग्रेस में जो बयानबाजियां हो रही है उसकी बात हो रही है। साहब ये आश्वस्त करिएगा कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति मतलब जो मौजूदा समय है, क्या बीजेपी अपर हैंड पे अपने आप को मानती है या मानती है कि सच में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है? क्योंकि सदन में संख्या साहब 35 है, बहुमत से केवल 10 पीछे। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य प्रणाली महत्वपूर्ण होता है। 35 कहां 75 से 74 से 35 में आ गए और हम कहा 14 से मतलब 54 में चले गए। समझ जाइए क्या होता है लोकतंत्र की ताकत। सबसे बड़ी बात है बिखरे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं। ये तो घमंड करते थे 80 सीट ले आएंगे, 85 सीट धोखे रखी जनता ने छत्तीसगढ़ में इनको। सरगुजा से सुपड़ा साहब, बस्तर से सुपड़ा साहब, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अजय 14 से हम 54 चले गए और 75 से आपके उसमें 35 में आ गए। तो थोड़ा चिंतन मनन कर लेना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। मैं मुझे मालूम है जब इनको इनके संगठन के बारे में बात करो तो भ्रष्टाचार में आ गए। अब बोलने नहीं देंगे, मैं जान रहा हूँ, बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। मुझे तो पता था संगठन की बात होगी तो। रविंद्र जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जी मैं एक लाइन कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह कार्यशैली है, हम अभी से सुन ली, हम भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली ना 24/7 डेज हम लोग काम करते हैं। हम अगले चुनाव की तैयारी में चले गए कि हमारा कार्यशैली कैसा हो, किस तरह से हो, और इन लोग आपस में लड़ते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ना तो कांग्रेस पूर सकती है, ना अपने में परिवर्तन जब तक नहीं करेगी। अजय जी आपका भी शुक्रिया, रामवतार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि राजनीति में या लोकतंत्र के लिए पक्ष विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष में जब कुर्सी की बारी आती है तब इस तरह की टकराव और लड़ाई दिखाई पड़ती है। ऐसे में सवाल यह है कि बतौर मजबूत विपक्ष जो जनता के बीच में कांग्रेस को जाना चाहिए, क्या कांग्रेस अपनी उस भूमिका में 100%
खरी उतर रही है। फैसला आपके हाथ में, आप जनता जनार्दन है, तय कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका कितनी सक्रिय है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।